तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कभी ना कभी या तो जीएसटी में इशू किए जाते हैं या नॉर्मल आपको इशू करने पड़ते हैं। देखिए, ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनने वाले हो। क्योंकि अगर आपको कोई भी बोलेगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपको क्रिएट करना है, तो आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस के हिसाब से ही अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। आज की क्लास में हम इसको डिटेल में सीखेंगे, जैसे कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, डिलीवरी चालान क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, रिसीव वाउचर क्या होता है, रिफंड वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या होता है, परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, एक्सपोर्ट इनवॉइस क्या होता है, जीएसटी चालान क्या होता है। इसी तरीके से ई वे बिल क्या होता है, ई इनवॉइस क्या होता है, एंड कैश मेमो एंड सेल्स मेमो क्या होता है, और ये कब इशू किए जाते हैं। मतलब हर ट्रांजैक्शन में इन सबको इशू करना होता है या नहीं करना होता, हम इसको डिटेल में एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं टैक्स इनवॉइस क्या होता है। और मैं आपको बच्चों बता दूं, इस वाले टॉपिक में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए हैं जो नॉर्मली आपको इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो आपको क्लास पूरी देखनी है, और जो चीज़ समझ में नहीं आई मैंने आपको बताया हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टैक्स इनवॉइस क्या होता है। देखिए, जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन, अब मैंने रजिस्टर्ड पर्सन आपको बता रखा है कौन होता है, जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है। जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन वो सेल करता है, क्या किसी गुड्स को या किसी सर्विस को सेल करता है, तो वो क्या इशू करता है, वो इशू करता है टैक्स इनवॉइस, वो इशू करता है। ठीक है, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है, एक डॉक्यूमेंटली एविडेंस है जिससे पता चलता है कि आपने सामान को या सर्विस को दूसरे को सेल किया है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेगा तो क्या होगा, सामने वाला इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। मतलब परचेजर के लिए भी ये एक एविडेंस होता है कि भाई मैंने कोई सामान परचेज किया है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो तभी वो आईटीसी भी क्लेम कर पाता है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगी कि आपने एक एविडेंस, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इशू नहीं किया, जो हमने आपको बताया होता है, जिसको टैक्स इनवॉइस कहते हैं। इसका मतलब ये इशू करना मैंडेटरी है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, जब वो सेल करेगा। किसकी सेल करेगा, या तो गुड्स की या फिर सर्विसेज की सेल करेगा, तो उसको एक टैक्स इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, टैक्स इनवॉइस नीड टू बी मेंशन। मतलब इस टैक्स इनवॉइस के ऊपर ये सभी चीज़ें जो आपको दिख रही है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, नेम ऑफ सप्लायर, मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, ये सभी उसके ऊपर मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ, मैंने एक यहाँ पे एक टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट डाला है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखिए सारे कंटेंट ना एक टैक्स इनवॉइस में होने चाहिए। ये गवर्नमेंट ने बताया कि ये होने चाहिए टैक्स इनवॉइस के अंदर। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं हुई, ठीक है, और हमने आपका माल को, जैसे आप डिलीवर कर रहे हो गुड्स को, और हमने पकड़ा या हमने आपका टैक्स इनवॉइस कभी देखा ऑडिट के समय नहीं हुआ, तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सबसे मेन जो इशू करने का सिस्टम होता है, मतलब जब आप सेल कर रहे हो, जो इनवॉइस इशू कर रहे हो, या फिर आप किसी से रिसीव्ड कर रहे हो, मतलब अगर आप परचेज भी कर रहे हो, तो आपको देखना चाहिए, आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट हो, आपको देखना चाहिए कि इस इनवॉइस में तो ये डिटेल है ही नहीं, तो आपको बोलना चाहिए उसे, भाई दोबारा इशू कर, क्योंकि ये वाली डिटेल इसमें होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि एक टैक्स इनवॉइस कब इशू करते हैं और उसमें क्या क्या डिटेल होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को बड़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, हर डॉक्यूमेंट्स अलग ट्रांजैक्शन पर, अलग सिचुएशन पर इशू किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब दोबारा यहाँ पे चलते हैं कि टैक्स इनवॉइस का ये फॉर्मेट है, आपके सामने दिख रहा है। ये या तो टैली से निकाल सकते हो आप, या फिर अपने कोई भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उससे ये प्रॉपर तरीके से निकल सकता है। जो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता वो एक्सेल के थ्रू भी इसको बना सकता है। ठीक है, या फिर जो मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको छपवा सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं, बुक बना सकते हैं, वैसे भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले
टैक्स इनवॉइस नीड टू बी मेंशन, इसके ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए। देखिए जब सबसे टॉप पे लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस, ये लिखा होना चाहिए टैक्स इनवॉइस पे। इनवॉइस नंबर होना चाहिए, ये रहा इनवॉइस नंबर, ठीक है। इनवॉइस की डेट होनी चाहिए, ये रही इनवॉइस की डेट, मतलब इनवॉइस का एक स्पेशल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सबको एक ही नंबर का इशू कर रहे हो। मैंने राम को माल दिया, इनवॉइस का नंबर है 1, मैंने शाम को दिया, इनवॉइस का नंबर है 1, 2 होना चाहिए। सीरीज में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब सीरीज में होना चाहिए। सेम नंबर आप किसी को इशू नहीं कर सकते। डेट का मतलब क्या हो गया, इनवॉइस की डेट होनी चाहिए। जैसे आज 4 को किया, 4 को ही मान ले किसी और को किया तो 4 ही आएगी, 5 को किया, 6 को किया, 7 को किया, तो इस तरीके से डेट उसमें मेंशन होनी चाहिए। जिस दिन भी आप जो गुड्स या सर्विस को सप्लाई कर रहे हो उसकी डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेम ऑफ द सप्लायर। सप्लायर का नाम मतलब अपना खुद का नाम, अगर आप ये खुद इशू कर रहे हो तो आपका खुद का नाम होना चाहिए। एड्रेस होना चाहिए, ये देखिए यहाँ सप्लायर की डिटेल हो गई, नाम हो गया फर्म का, उसका एड्रेस हो गया, उसका जीएसटी नंबर हो गया, ये लीजिए जीएसटी नंबर हो गया, स्टेट कोड हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ये मैंडेटरी नहीं है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन ये चीज़ मैंडेटरी है कि आप एड्रेस डालोगे और उसका जीएसटीएन नंबर डालोगे, ठीक है। इसी तरीके से आप बायर की डिटेल डालोगे, जो आपसे माल खरीद रहा है उसका नाम डालोगे, उसका एड्रेस डालोगे। जीएसटी नंबर है तो डालना, जैसे देखिए यहाँ पे डाला हुआ है सारे की चीज़ें। जीएसटी नंबर बायर का है तो डालो, नहीं है तो मत डालो, ठीक है। इसी तरीके से एचएसएन कोड, एचएसएन कोड आपको या एसएससी कोड आपको डालना मैंडेटरी है। वो क्या होते हैं, कब डालते हैं, कैसे क्या होते हैं, वो मैं अगली क्लासों में आपको सिखाने वाला हूँ। एचएसएन कोड और एसएससी कोड के बारे में वो भी डिटेल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एचएसएन कोड और एसएससी कोड लिखे हुए हैं। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, मतलब लैपटॉप सेल कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हो, कितने जीबी का है, ये सारी आपको डिटेल एग्जैक्टली वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। इसी तरीके से क्वांटिटी, ये देखिए क्वांटिटी लिखी हुई है। आपको रेट मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, केजी में है, लीटर में है, पीस में है, किसी भी चीज़ में वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। इसी तरीके से रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट। इसी तरह से टोटल वैल्यू बिफोर टैक्स, मतलब जीएसटी में जो आपका गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है जीएसटी लगने से पहले, वो आपकी यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है मेंशन होनी चाहिए। एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स होने चाहिए, ये रहे रेट्स, ये रेट्स हो गए, ठीक है। जो भी रेट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे होने चाहिए। इसी तरीके से आपको टैक्स अमाउंट जैसे कि सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, आप क्या चार्ज कर रहे हो वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने लगाया, ये सारी डिटेल यहाँ पे होनी चाहिए। टोटल इनवॉइस वैल्यू होनी चाहिए, ये रही टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई। ई वे बिल नंबर होना चाहिए, अगर मैंडेटरी है तो, मतलब अगर एप्लीकेबल है तो। ई वे बिल मैं बताऊंगा आगे कि कब ई वे बिल आप इशू करते हो, ये बिल्कुल डिटेल वीडियो बनेगी ई वे बिल की, तब आपको मैं वहाँ पे बताऊंगा कि ई वे बिल कब मैंडेटरी कब इशू किया जाता है, कौन इशू करता है, कब मैंडेटरी, सारी डिटेल में हम देखेंगे और कैसे इशू करते हैं, ऑनलाइन भी करके दिखाएंगे इसको। इसी तरीके से रिवर्स चार्ज इंडिकेशन मेंशन इफ द टैक्स पेबल, रिवर्स चार्ज बेसिस पे अगर टैक्स लग रहा है तो हम रिवर्स चार्ज बेसिस पे भी यहाँ को मेंशन करेंगे, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर, यहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए सप्लायर के, ठीक है। तो ये सारी डिटेल एक टैक्स इनवॉइस में होनी चाहिए। अब आप समझ गए टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है। टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है जब एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने गुड्स या सर्विस को सप्लाई करता है तो उस समय क्या करता है, एक टैक्स इनवॉइस इशू करता है। उसी के बेसिस पे जो सामने वाला होता है, परचेजर होता है, आईटीसी क्लेम करता है, और ये एक एविडेंस है, इस सबूत है इस चीज़ का कि मैंने गुड्स और सर्विस को सप्लाई की है, ठीक है। इसके अंदर जो टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है, इसके अंदर ये सारे कंटेंट मैंडेटरी हैं जो होने ही होने चाहिए, एक इनवॉइस पे नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने मतलब ऑफिसर ने आपको पकड़ा, आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्या टैक्स इनवॉइस कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, परचेजर जारी करता है जो खरीद रहा है, या फिर कौन करता है, सेलर जारी करता है, मतलब जो सामान को बेच रहा है वो जारी करता है, मतलब वो इशू करता है, ठीक है। टैक्स इनवॉइस में क्या क्या मैंडेटरी डिटेल्स होती है ये मैंने आपको बता दी है कि टैक्स इनवॉइस में टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए, ठीक है, नंबर होना चाहिए उसका, उसकी डेट होनी चाहिए, उसके अंदर एचएसएन कोड होने चाहिए, सेलर की डिटेल होनी चाहिए, बायर की डिटेल होनी चाहिए, सारी की सारी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है बिल ऑफ सप्लाई,
ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करते हैं, कौन इशू करता है, अब ये बात कर लेते हैं। देखिए, जब कोई रजिस्टर्ड सेलर, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, वो क्या कर रहा है, गुड्स और सर्विस सेल कर रहा है, लेकिन जिस पर जीएसटी नहीं लगता, मतलब ऐसे बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज है ना, मैंने आपको बताए थे जिस पे जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हर आइटम महंगा हो जाए। मतलब हर आइटम पे जीएसटी लगने से क्या होता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे कि दूध हो गया, जो डेली नीड की ज़रूरत है, ठीक है, अगर वो महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा, हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कुछ सर्विसेज और कुछ गुड्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है, जीएसटी की कैटेगरी से ही हटा रखा है कि भाई हम इस पे टैक्स नहीं लेंगे। तो टैक्स नहीं लेंगे तो उसको क्या होगा, हम एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन जिसने, जो इसमें डील कर रहा है, इन प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, उसको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है। और किसको नहीं करना है, एक छोटे डीलर्स हैं, जैसे कि जो कंपोजिट स्कीम्स के अंदर आते हैं, ठीक है, उनको भी क्या करना है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, उनको भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना। क्योंकि कंपोजिट डीलर को भी गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई आप आगे अपने बिल पे टैक्स चार्ज नहीं करोगे। उनको बोल रखा है कि वो एक फिक्स परसेंटेज से, ठीक है, क्या करते हैं, एक फिक्स परसेंटेज से गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं कि टोटल 1 लाख की सेल हुई है, उस पर एक फिक्स परसेंटेज गवर्नमेंट ने बता रखी है। वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा जब कंपोजिशन स्कीम समझाऊंगा आपको। उसने एक दे रखा है रेट, वो उसको कैलकुलेट करते हैं, गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, दैट्स इट। अपने बिल पे कभी भी वो चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब 2 तरीके की सिचुएशन हो गई आपके सामने, एक जो एग्जेम्प्ट गुड्स में डील कर रहा हो, सेकंड जो कंपोजिशन स्कीम में लाए करता हो, वो दोनों के दोनों लोग क्या करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे अभी मैंने बोला था, कंपोजिशन स्कीम वाले व्यापारी हैं जिनको फिक्स रेट से जीएसटी देना होता है गवर्नमेंट को, और वो अपने बिल पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, तो वो भी क्या करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, ठीक है। एग्जेम्प्ट गुड्स वाले मैंने बोल दिया, यदि कोई व्यापारी ऐसे गुड्स और सर्विस सेल कर रहा है जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो वह बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। फॉर एग्जांपल मिल्क और बुक्स, ठीक है। और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है, हम डिटेल में आगे सीखेंगे। और एक हो गया एक्सपोर्ट, मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहा है और उसकी एक्सपोर्ट पे छूट मिल रखी है, उसको जीरो रेटेड एक्सपोर्ट है वो, समझ लीजिए, तो वो भी क्या करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। वो भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि कई एक्सपोर्ट्स को, वैसे भी एक्सपोर्ट्स को तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप अगर सामान को बाहर सेल कर रहे हो, मतलब फॉरेन करेंसी में हमारे पास पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब हम आप पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पे जीएसटी लगाया जाता है और जहाँ पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। जब हम एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम वहाँ पे डिटेल में सीखेंगे इसको। अभी आप ये समझो सिंपल सा, बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई वही बंदा इशू करेगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सबसे पहली बात, रजिस्टर्ड है और वो एग्जेम्प्ट गुड्स में डील करता है, नंबर 1, या फिर वो कंपोजिशन स्कीम में लाए करता है, नंबर 3, वो ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है जो जीरो रेटेड है, ठीक है। अब आप समझ गए कि बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ सप्लाई का भी एक तरीके का फॉर्मेट है, ठीक है, एक फॉर्मेट है जिसके अंदर ही सारी की सारे जो कंटेंट है आपके होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वो कौन कौन से कंटेंट हैं, ये मैंने एक फॉर्मेट आपको लगा दिया है यहाँ पे कि बिल ऑफ सप्लाई का किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके ऊपर तो बिल ऑफ सप्लाई लिखा होना चाहिए, टॉप पे बिल ऑफ सप्लाई है, क्योंकि पता होना चाहिए ना डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट हाथ में लेते ही पता होना चाहिए कि ये क्या है। आपको जब आप अकाउंटेंट बन जाओगे, आप अपना क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपके क्लाइंट ने आपको इन्वॉइस दिया, आपको इन्वॉइस पकड़ते ही पता चल जाना चाहिए कि ये इन्वॉइस है क्या, ये कब इशू हुआ, ठीक है। वहाँ पे सोचना नहीं है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा, कि जब उसके टॉप पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है, टॉप पे लिखा होना चाहिए। फिर उसके बाद सप्लायर का नंबर, सॉरी, बिल ऑफ सप्लाई का नंबर और डेट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक यूनिक नंबर होता है, सेम एक ही बिल ऑफ सप्लाई को सबको इशू नहीं कर देना, एक 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 ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप सीरीज बना सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से उसमें डेट होती है, सप्लायर की डिटेल होती है, एड्रेस ऑफ द सप्लायर होता है, जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर होता है, बायर की डिटेल होती है, बायर का नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया। इसी तरीके से अगर बायर के पास जीएसटी नंबर है तो उसका जीएसटी नंबर लिखो, एचएसएन कोड होता है और एसएससी कोड होता है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस होती है, क्वांटिटी आपको मेंशन होनी चाहिए,
और फिर इसका मेजरमेंट्स होना चाहिए, रेट पर यूनिट होना चाहिए, टोटल बिल की वैल्यू होनी चाहिए, ई वे बिल नंबर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और मेंशन दैट जीएसटी इज नो चार्ज। देखिए इस बिल में देखो, आपको इस बिल में कहीं पे भी जीएसटी चार्ज मतलब जीएसटी लिखा दिखाई दे रहा है? मैंने लिखा है ये अभी जीएसटी, इसके अलावा कहीं दिखाई दे रहा है इसको कहीं जीएसटी लगाया गया हो? नहीं दिख रहा ना। तो बिल ऑफ सप्लाई में कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होता, ये आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, अब हमने दो चीज़ें सीख ली हैं। सबसे पहले हमने सीखा टैक्स इनवॉइस कब इशू करते हैं, एक रजिस्टर्ड पर्सन सेल करेगा गुड्स को या सर्विसेज को तो वो इशू करेगा। बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं जब एक रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्ट गुड्स में कंपोजिट स्कीम में हो तो या एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो क्या करता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको मेनली पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू के अंदर कि भाई ये बता दो बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो आपको तो पता ही है बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है जब वह एग्जेम्प्ट गुड्स में डील कर रहा है या एक्सपोर्ट करता है, जहाँ पे जीरो रेटेड एक्सपोर्ट हो रही है या फिर वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन उसने ले रखा है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है कौन बिल को सप्लाई इशू कर सकता है, बिल ऑफ सप्लाई को कौन इशू कर सकता है, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो अब आपको पता चल गया है, एक तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही, सबसे पहली बात रजिस्टर्ड पर्सन ही कर सकता है। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं कर सकता, आपको ये याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ नहीं, ठीक है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता उसको भी इनवॉइस के ऊपर क्या कहते हैं कोई जीएसटी लगाने का हक नहीं है। तो इसका मतलब तो यहाँ बिल ऑफ सप्लाई पे भी जीएसटी नहीं लग रहा, तो इसको तो मैं भी इशू कर सकता हूँ अनरजिस्टर्ड पर्सन? नहीं, पहले आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तब आपके लिए डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या बिल ऑफ सप्लाई पर टैक्स लिखा जा सकता है? अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, अब तो आप खुद ही बता दो, नहीं सर बिल ऑफ सप्लाई पे तो कोई टैक्स लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, अगर कोई व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो क्या वह बिल ऑफ सप्लाई जारी कर सकता है? बताओ, करेगा वो? अभी मैंने बताया है जो अनरजिस्टर्ड है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो क्या करेगा, बिल ऑफ सप्लाई जारी नहीं कर सकता। वो क्या करता है, कैश मेमो या सिंपल इनवॉइस जारी करता है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, जीएसटी में बनना है एक्सपर्ट तो ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न भरने से या फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लेने से आप जीएसटी में एक्सपर्ट नहीं बनोगे। जब तक आप इन टर्म्स को नहीं पहचानोगे आप जीएसटी में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और ये कब इशू किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी चालान। देखिए डिलीवरी चालान कब इशू करते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। डिलीवरी चालान एक डॉक्यूमेंट है जो गुड्स की डिलीवरी के टाइम इशू किया जाता है, लेकिन इसमें जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। इसका मतलब है यह है कि गुड्स को भेजा जा रहा है लेकिन अभी यह सेल नहीं हुआ है। मतलब देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक मिस्टर राम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, राम है, ठीक है, इन्होंने क्या करा, मिस्टर एक श्याम है, ठीक है, ये है मैन्युफैक्चरर या फिर इसको जॉब वर्कर भी कह सकते हो आप। ये एक मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने क्या करा, राम ने अपना कुछ आइटम भेजा, उससे कहा कि भाई इस पे ना कुछ जॉब वर्क का काम कर दे। मतलब जैसे पेन है, पेन भेजा, इससे कहा इस पे ना वो कर दे, मतलब पॉलिश कर दे और पॉलिश करके मुझे वापसी भेज दियो। तो मैंने सेल तो करी नहीं, मतलब राम ने शाम को सेल तो करी नहीं, राम ने तो उसको काम दिया कि भाई मेरे गुड्स पे पॉलिश करने के बाद मुझे भेज दियो और जो तेरे पॉलिश के पैसे होंगे ना वो मुझे बता दियो, मैं उसको आपको दे दूंगा। तो ये क्या हुआ, राम के लिए वो सेल हुई नहीं। तो जब सेल ही नहीं है लेकिन गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, किसका मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, देखिए जब भी गुड्स का मूवमेंट होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल हो रहा है। गुड्स का मूवमेंट बहुत सारी कंडीशंस में हो सकता है, ठीक है। गुड्स का मूवमेंट के लिए ही आपको टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं कर देना। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है लेकिन वो सेल कंसीडर नहीं हो रही है तो उस केस में उसमें डिलीवरी चालान बनेगा। क्या बनेगा, डिलीवरी चालान बनेगा। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें गुड्स की मूवमेंट हो रही है
बट डिलीवरी चालान बनेगा, और क्योंकि गुड्स वापसी आ जाएगा, या फिर एक कंडीशनल सेल हो रखी है, वो कंडीशन है, अभी वो सेल नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, डिलीवरी चालान इशू किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिलीवरी चालान कब इशू किया जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता, जब आप डिलीवरी चालान बनाओगे तो उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता, लेकिन फॉर डिस्क्लोजर पर्पस लगाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमें जब हम किसी गुड्स का मूवमेंट कर रहे होते हैं तो हमें ई वे बिल क्रिएट करना होता है। तो ई वे बिल में हमें गुड्स की वैल्यू, गुड्स का टैक्स रेट देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमें फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए वहाँ पे मेंशन करना होता है कि हमने कुछ टैक्स, ये जो टैक्स रेट है इस पे ये एप्लीकेबल होगा, ये इसमें अमाउंट है, ये इस तरीके से हमें उसको दिखाना होता है। ठीक है, अब डिलीवरी चालान कब इशू किया जाता है? डिलीवरी चालान तब इशू किया जाता है जब माल की मूवमेंट हो रही हो, लेकिन यह किसी सेल से संबंधित ना हो। मैंने आपको यही बोला था। एक सिंपल सी सिचुएशन समझो, आप डिलीवरी चालान कब बनाओगे? आप डिलीवरी चालान तभी बनाओगे जब माल का मूवमेंट तो हो रहा है पर वो सेल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि जॉब वर्क, मैंने अपने सामान को जॉब वर्क पे भेजा कि भाई इसके अंदर कुछ काम करके दे दे। जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोसेसिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए माल को भेजा और वो माल वापसी आने वाला है, तो वो क्या होगा, डिलीवरी चालान पे उस माल को हम भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रांचेस, मतलब मेरी एक ब्रांच है दूसरी जगह पे, मतलब एक दो सेक्टर छोड़ के, थोड़े किलोमीटर छोड़ के मेरी एक ब्रांच है, वहां पे मैंने क्या करा, अपने सामान को भेजा, तो मेरे को क्या है, डिलीवरी चालान बनाना है। ठीक है, सेल तो करी नहीं ना मैं तो सामान भेजा है। ठीक है, जब सामान बिक जाएगा तो फाइनल इनवॉइस बन जाएगा, अभी तो वो डिलीवरी चालान माना जाएगा क्योंकि हमारी सेल नहीं हुई है। ठीक है, अगला है एग्जीबिशन लगते हैं, ट्रेड फेयर्स लगते हैं। आपने देखा होगा जब एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर में सामान भेजा जाता है तो वहां पे डिलीवरी चालान बनाया जाता है, क्योंकि फाइनल सेल तो हुई नहीं है। जब फाइनल सेल हो जाएगी तब हम क्या बना देंगे, टैक्स इनवॉइस बना देंगे। ठीक है, या फिर बिल ऑफ सप्लाई बना देंगे, अगर केस हमारा कौन सा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स का है, एक्सपोर्ट का है, या फिर कंपोजिशन स्कीम का है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा डिलीवरी चालान कब बनाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सभी कंटेंट एक डिलीवरी चालान में होने चाहिए। ठीक है, डिलीवरी चालान के अंदर ये सभी कंटेंट होने चाहिए। इस तरीके का डिलीवरी चालान होता है। ठीक है, अब इसके अंदर वही डिलीवरी चालान के कंटेंट एक बार मैं दोबारा बता दूं। सबसे पहले तो आपका यहाँ ऊपर डिलीवरी चालान लिखा होना चाहिए टॉप पे। ठीक है, इसका एक सीरियल नंबर होता है, आपका नंबर और जो डेट है उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, एड्रेस ऑफ द नेम, एड्रेस और जीएसटीएन नंबर ऑफ द कंसाइनर होना चाहिए, नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन नंबर ऑफ द कंसाइनी होना चाहिए। जो माल भेज रहा है उसको कंसाइनर कहते हैं, और जो माल खरीद रहा है उसको, जो माल रिसीव कर रहा है उसको कंसाइनी कहते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, एचएसएन कोड। ठीक है, इसमें एसएससी कोड नहीं आता है क्योंकि हम सर्विस को नहीं भेज रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ इसमें गुड्स की मूवमेंट होती है, तो ये गुड्स के केस में बनता है। सबसे पहले अब ये चीज याद रखो, ये सिर्फ गुड्स के केस में बनेगा, ना कि सर्विस के केस में बनेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स बीइंग डिलीवर्ड, क्वांटिटी, रेट ऑफ द गुड्स अलोंग विद द अमाउंट ऑफ इन द फिगर ऑन द वर्ड्स, ई वे बिल नंबर अगर एप्लीकेबल है। ये देखिए सारी की सारी आप ना यहाँ पे इसको देखिए, ये डिलीवरी नोट हो गया, ई वे बिल नंबर हो गया, सप्लायर की डिटेल हो गई, बाय कंसाइनी की डिटेल हो गई। ठीक है, इसी तरीके से डिस्पैच नंबर हो गया। ठीक है, और आपके उसका भी, ट्रांसपोर्टर की भी जानकारी इसमें दी जाएगी, और रीज़न क्यों भेजा जा रहा है माल, जॉब वर्क के लिए, एग्जीबिशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए क्यों भेजा जा रहा है माल, उसका एक रीज़न भी यहाँ पे मेंशन होगा, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए मेंशन है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिलीवरी चालान क्यों इशू होता है। एक बार दोबारा क्विक रिवीजन करते हैं डिलीवरी चालान की, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ये आपको मुझे बताने हैं मेरे मैसेज पे, मेरे ग्रुप पे आपको बताने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं तीनों चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं, हमने सबसे पहले क्या है इशू करा था, एक सेकेंड, टैक्स इनवॉइस। यस, कौन इशू करता है बताओ जल्दी से।
एक रजिस्टर्ड, आर पे लिखूंगा, रजिस्टर्ड पर्सन करता है। कब करता है? जब वो सेल करता है, किसकी? गुड्स की या फिर सर्विसेज की। तो वो क्या करता है? टैक्स इनवॉइस इशू करता है। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट सीखा था कि क्या कहते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? ये भी कौन इशू करता है? एक रजिस्टर्ड पर्सन करता है। कब करता है? जब वो सेल करेगा, किस चीज, और वो किस चीज में डील करता हो, या तो एग्जेम्प्ट गुड्स में, ठीक है, या फिर सेकंड हमारा कंपोजिशन स्कीम में वो हो, या फिर हमारा वो एक्सपोर्ट करता हो जीरो रेटेड वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, डिलीवरी चालान। ये कब इशू होता है? ये सेल नहीं होती पहली बात तो, और सबसे पहले तो रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू करता है, ठीक है। सेल नहीं हुई है इस केस में, इस केस में सेल नहीं होती है, ठीक है। और माल का मूवमेंट होता है, गुड्स का मूवमेंट होता है। यहाँ सर्विस नहीं होती है, यहाँ सर्विस के लिए नहीं इशू करते, यहाँ सिर्फ गुड्स के लिए इशू करते हैं, ठीक है। जैसे कि जॉब वर्क के लिए माल गया, सेम ब्रांच में माल गया, स्टॉक ट्रांसफ़र जिसको भी कहते हैं, स्टॉक हमने एक जगह से दूसरी जगह भेजा, हमने ट्रेड फेयर वगैरह के लिए भेजा, ठीक है। इस तरीके से सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? डिलीवरी चालान इशू करते हैं। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेबिट नोट। क्या है हमारा डेबिट नोट? अब डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये दो नोट्स होते हैं। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, तो इसको आराम से समझना, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है। हर जितने भी हम इशू कर रहे हैं वो एक डॉक्यूमेंट्स ही हैं, ठीक है। ये क्या है? जो सप्लायर द्वारा इशू किया जाता है, सप्लायर इशू करता है इसको, जो माल को सेल कर रहा है वो इशू करता है, ठीक है। जब उसने पहले इशू किए गए टैक्स इनवॉइस में गुड्स सर्विस, जो सप्लायर ने ना, क्या कहते हैं, जिस सप्लायर ने पहले इशू किया हो, क्या किया हो, टैक्स इनवॉइस इशू किया है, उसमें उसने गुड्स और सर्विस की कम टैक्सेबल वैल्यू या जीएसटी कम चार्ज कर लिया। मतलब सर देखिए, मैं दीपक हूं, मैंने क्या करा, तनवीर को सामान सेल किया, ठीक है। मैंने यहाँ सेल किया, मैंने क्या करा था, 50,000 रुपये का मैंने सामान इसको, 50,000 रुपये का सामान सेल कर दिया था। वैल्यू उसकी 50,000 रुपये लिख के मैंने दे दी थी। मैंने ये मान लीजिए ये मोबाइल ही उसको 50,000 रुपये का सेल कर दिया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला ये तो 50,000 का नहीं था भाई, ये तो 60,000 रुपये का था। मैंने तो उसको 50,000 में ही दे दिया। मैंने उसको कॉल किया तनवीर को कि भाई ऐसा है, मेरे से इन्वॉइस ना गलत बन गया, 50,000 रुपये का ही इन्वॉइस बना है, ये 60,000 रुपये का है। तो तनवीर ने कहा कोई बात नहीं भाई, पैसे दे दूंगा, क्या कहते हैं, फिर उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, पैसे दे दूंगा। तो मेरे को क्या है, मैंने इशू कर दिया एक डेबिट नोट। मुझे अब उस गलती को क्या करना है, पूरा करना है, तो मुझे उससे 10,000 रुपये लेने हैं, तो मैं इशू करूंगा क्या, डेबिट नोट। क्या इशू करूंगा मैं, डेबिट नोट। अब देखिए इसी तरीके से एक एग्जांपल और मैंने दे रखा है नीचे। एक राम ट्रेडर है, एक श्याम ट्रेडर है। राम ने क्या करा है, शाम को 50,000 रुपये का सामान सेल किया है, ठीक है। 50,000 रुपये का सामान सेल किया है। पुराना जो रियल इनवॉइस में जो सामान था वो 50,000 रुपये का इशू कर दिया था। माल भी चला गया, इनवॉइस भी चला गया, और भी जो डॉक्यूमेंट उसके साथ जाते हैं वो भी सब चले गए। बाद में इसको समझ में आया कि भाई माल 50,000 का नहीं था, वो तो 60,000 रुपये का था, ठीक है। तो उसने क्या है, 10,000 रुपये उससे लेने हैं, तो वो 10,000 रुपये के बैलेंस के लिए क्या कर देगा, एक डेबिट नोट इशू कर देगा। राम क्या करेगा, 10,000 की गलती सुधारने के लिए डेबिट नोट इशू कर देगा, ठीक है। ओरिजिनल इनवॉइस कितने का था, 50 का था। एक्चुअल इनवॉइस कितने का होना चाहिए, 60,000 का होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 10,000 का। इसके लिए क्या इशू कर देगा, डेबिट नोट। और इसी के ऊपर जीएसटी भी वो चार्ज करेगा। और जीएसटी में जब हम रिटर्न्स भरेंगे तो इसकी एडजस्टमेंट में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया डेबिट नोट इशू कब किया जाता है। मैंने सामान सेल किया था, ठीक है, ओरिजिनल इनवॉइस मैंने इशू किया था। जब मैंने क्या करा था, उस सामने वाले पर्सन से
कम वैल्यू चार्ज कर ली थी, मतलब पैसा कम ले लिया था। अब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई पैसा तो मैंने उससे कम ले लिया है, तो मुझे तो उससे और भी पैसा लेना है। तो मैं क्या करूंगा, उसी अमाउंट का क्या कर दूंगा, डेबिट नोट उतने ही अमाउंट से इशू कर दूंगा कि भाई मेरे को इतना अमाउंट और दे दे, मैं तेरे से लायबल हूँ लेने के लिए, मैंने गलती से चीज़ें लिखी, चाहे वो जीएसटी के अमाउंट में कमी कर दी या फिर मैंने जो उसकी वैल्यू उसमें कमी कर दी। मतलब किसी भी तरीके से आपने उससे पैसा कोई लेना है जिसमें आपने डेबिट नोट इशू करना ही करना है। ठीक है, डेबिट नोट का मतलब आप समझ के अब आगे बढ़ते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं डेबिट नोट के बारे में। देखिए, जब आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया है, आपने क्या करा है, जो टैक्सेबल वैल्यू है या टैक्स अमाउंट है उसमें कम दिखा दिया गया है, तो आप क्या करोगे, जो सप्लायर है वो एक डेबिट नोट इशू कर देगा। ठीक है, अगला है जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न में इसकी जानकारी देनी जरूरी होती है ताकि सही टैक्स पेमेंट और आईटीसी क्लेम हो सके। ठीक है, अगला है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के लिए डेबिट नोट जारी करके सेलर अपनी बुक्स में सही टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी को सही करता है। मतलब एक बुक एंट्री भी करता है, उसमें सही कर लेता है कि भाई मैंने एक्चुअल में इतने का माल सेल किया था। इसी तरीके से परचेजर भी अपने अकाउंट में इसको एडजस्ट कर लेता है, अपने परचेजिंग को और सामने वाले के अमाउंट को। ठीक है, ये रिटर्न लेने में, मतलब जब आप जीएसटी रिटर्न्स भरोगे ना, जब आप फाइल करोगे, जब मैं आपको सिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपको इसको जीएसटी रिटर्न में मेंशन करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, यह ओरिजिनल इनवॉइस को करेक्ट करने के लिए जारी किया जाता है। सिंपल सी सिचुएशन होगी, सिंपल सी बात होगी, एक ही बात। डेबिट नोट क्यों इशू करते हैं? डेबिट नोट तभी इशू किया जाता है जब आपके ओरिजिनल इनवॉइस में कोई करेक्शन करनी है, मतलब आपने सामने वाले से अमाउंट कम ले लिया है, अब आपको उससे अमाउंट और लेना है, तो आप एक डेबिट नोट इशू कर दोगे किसी भी रीज़न से। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके कंटेंट देख लेते हैं कि डेबिट नोट के अंदर क्या कंटेंट होने चाहिए। ये सारे कंटेंट होने चाहिए। यहाँ पे हमने डेबिट नोट का एक आपको फॉर्मेट दे रखा है, ये पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, मैंने आपको आगे प्रीवियस सारे फॉर्मेट समझा दिए गए हैं, तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं कि डेबिट नोट सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए, डेबिट नोट का एक नंबर होना चाहिए, इसके अंदर एक डेट्स होनी चाहिए, सप्लायर की डिटेल होनी चाहिए, ठीक है, बायर की डिटेल होनी चाहिए, इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होनी चाहिए, HSN कोड होना चाहिए, और क्या कहते हैं, रीज़न भी लिखा होना चाहिए कि क्यों इशू कर रहे हैं हम इसको, और डिफरेंस अमाउंट जो होगा उसका हमें डेबिट नोट इशू करना है, सिग्नेचर होना चाहिए। इसी तरीके से ये आपके डेबिट नोट के अंदर होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डेबिट नोट के लिए कि बताइए डेबिट नोट क्या होता है, तो आप बता दोगे डेबिट नोट क्या होता है, कब इशू करते हैं ये भी बता दोगे आप कब इशू करते हैं, किस तरीके का होना चाहिए ये भी आप बता दोगे कि किस तरीके का होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों आपके लिए क्वेश्चन हैं। आपको मेरे को बताना है कि डेबिट नोट कौन इशू करता है, डेबिट नोट कितने अमाउंट का इशू किया जाता है, मतलब डिफरेंस अमाउंट का इशू किया जाता है। ठीक है, और आपको बताना है कि क्या क्या कंटेंट डेबिट नोट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट नोट। ठीक है, अब क्रेडिट नोट कौन इशू करता है ये पढ़ते हैं। अगर किसी टैक्स इनवॉइस में ज़रूरत से ज़्यादा टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स अमाउंट चार्ज हो गया है, तो जो सप्लायर है जो क्रेडिट नोट इशू करता है ताकि सही अमाउंट को एडजस्ट किया जा सके। अब देखिए बात क्या हुई, डेबिट नोट कब इशू किया जाता था? डेबिट नोट कौन इशू करता था? सप्लायर। सबसे पहली बात तो सप्लायर इशू करता था। कब? जब उसे बायर से पैसे लेने होते हैं। बायर से क्या लेने होते हैं? पैसे लेने होते हैं, पैसे लेने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं? जब सेलर को ना, सप्लायर को ही बायर को पैसे देने होते हैं, पैसे देने होते हैं। अब कब देने होंगे? कब देने होंगे एग्जाम्पल से समझते हैं। राम है, ये जी राम है, इन्होंने क्या करा, शाम को सामान सेल किया था, कितने का? 60,000 का सामान सेल किया था, लेकिन टैक्स इनवॉइस में लिख दिया 70,000 रुपये। लो जी 70,000 रुपये लिख दिया। एक मोबाइल था 70,000 रुपये में सेल कर दिया जो 60,000 का ही था, मतलब उसमें 60,000 का ही सेल करना था, 70,000 लिख दिया गलती से।
तो 10,000 की जो गलती थी, शाम का फ़ोन आया कि भाई ऐसा है, लास्ट टाइम तो तूने 60,000 का दिया था, 70 कैसे हो गया? तो राम ने बोला यार गलती से लिख दिया, तो ऐसा है गलती से लिख दिया तो गलती सुधारो। तो राम ने गलती सुधारने के लिए क्या करा, एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया। ठीक है, क्रेडिट नोट इशू कर दिया। ओरिजिनल इनवॉइस की वैल्यू 70,000 थी, एक्चुअल 60,000 लेना था, 10,000 रुपये का। उसने करेक्शन के लिए क्रेडिट नोट इशू कर दिया। इस पे जीएसटी की भी एडजस्टमेंट होगी, वो मैं आपको आगे डिटेल में जब हम जीएसटी इनवॉइस सीखेंगे, सॉरी जब हम जीएसटी रिटर्न सीखेंगे तो मैं आपकी इसकी एडजस्टमेंट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीएसटी रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होती है, मैंने आपको बताया है, ताकि टैक्स की पेमेंट और आईटीसी क्लेम हो सके। यह सप्लायर द्वारा इशू किया जाता है और बायर के लिए अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का काम करता है। वही मैंने आपको बोला, ये अपनी जो बुक्स होती हैं, बायर और सेलर दोनों अपनी बुक्स में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं कि हमने एक्चुअल माल कितने का सेल किया था, हमने डेबिट नोट उसके लिए इशू कर दिया है और हमें उस सप्लायर से कितना पैसा लेना है। इस तरीके से दोनों अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट करते हैं। जब मैंने टैली सिखाई थी तब मैंने आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट बताई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कब इशू किया जाता है मैंने आपको बता दिया, अगर इनवॉइस में ज़्यादा कीमत वसूल कर ली गई है, ज़्यादा जीएसटी चार्ज कर लिया गया हो, या फिर माल रिटर्न हो गया हो, या सर्विस कैंसिल हो गई हो। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस में क्या है, क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। आप एक क्रक्स समझ लो, सिंपल सा, डेबिट नोट इशू करेंगे जब हमने जो बायर है उससे कुछ पैसा लेना है, हमने कमी कर दी अपने बिल में तो हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट इशू कब करेंगे, जब हमें बायर्स को पैसा देना है क्योंकि हमने ऑलरेडी उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए किसी भी रीज़न से। ठीक है, या फिर वो हमें माल वापसी करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारी डिटेल्स एक क्रेडिट इनवॉइस में होनी चाहिए, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, कि क्या क्या डिटेल है। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का क्रेडिट नोट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे टॉप पे लिखा होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स है क्या। तो यहाँ पे भी क्रेडिट नोट लिखा हुआ है, कई लोग इसको क्रेडिट मेमो भी कहते हैं। तो आपके टॉप पे ये लिखा होना चाहिए, इसके अंदर क्रेडिट नोट का नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके अगेंस्ट ही इशू कर रहे हो ना आप, तो उसका नंबर भी होना चाहिए। सप्लायर की डिटेल, रिसिपिएंट की डिटेल, इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, एचएससी कोड, एसएससी कोड, ये हम आगे जो मेरी नेक्स्ट क्लास आने वाली है इसमें एचएसएन और एसएससी कोड में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि एचएसएन कोड क्यों लाया गया, एसएससी कोड क्यों लाया गया, इस सारी डिटेल में पढ़ाएंगे, तब आपको मज़ा आएगा कि एचएसएन और एसएससी कोड का मतलब क्या है। ठीक है, रीजन फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट, डिफरेंस अमाउंट के लिए बनता है, मैंने आपको बोला था डिफरेंस के ही लिए बनेगा, यानी कि प्रॉपर जो ओरिजिनल इनवॉइस में आपने अमाउंट डाल दिया वही आप डाल दोगे ना, जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसके लिए यहाँ पे बनाया जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पर्सन की होनी चाहिए। इस तरीके का ये फॉर्मेट होता है, आप आराम से इसको देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसीप्ट वाउचर। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिसीप्ट वाउचर। अब ये कब इशू करते हैं, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। जब कोई जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर अपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेता है तो वो क्या करता है, एक रिसीव वाउचर इशू कर देता है। मतलब एडवांस ले लिया है मैंने, अभी उसको ना तो गुड्स दिए ना मैंने कोई सर्विस दी, मैंने क्या करा, सिर्फ पैसे ले लिए। तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं कि वो इशू करेगा रिसीव वाउचर। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। ट्रांजैक्शन कब मानी जाती है, जब मैं एक्चुअल में आपको सामान डिलीवर कर दूंगा या आपको सर्विस दे दूंगा, तब मेरे को हक बनता है ना कि मैं आपसे सामान लूँ और टैक्स इनवॉइस इशू करूं। तो टैक्स इनवॉइस कब इशू करते हैं, जब सामान और गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई कर दी जाती है, लेकिन इस केस में सिर्फ पैसा लिया गया है। तो जब पैसा लिया गया है तो उसका भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना, तो उसके प्रूफ के लिए बनाया गया है रिसीप्ट वाउचर। क्या बनाया गया है, रिसीप्ट वाउचर। जीएसटी लॉ के अनुसार अगर किसी जीएसटी रजिस्टर व्यक्ति, मतलब कोई भी जीएसटी में जो रजिस्टर है वो एडवांस पेमेंट लेता है तो उसे रिसीव वाउचर इशू करना अनिवार्य है, मतलब वो जरूर करेगा ही करेगा। ये एक डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है कि मैंने पैसा रिसीव किया है। ठीक है, फाइनल इनवॉइस बनने तक रिसीव्ड वाउचर का यूज़ किया जाता है। मतलब जब फाइनली सर्विस आपको इशू कर दी जाएगी या फाइनली आपको जो गुड्स है आपके डिलीवर कर दी जाएंगे, तब आपका फाइनल इनवॉइस बन जाएगा। वो क्या होता है, वो टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई आप बना सकते हो। ठीक है, यह जो रिसीव वाउचर है ये जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट किया जाता है। कैसे करते हैं, जब हम जीएसटी रिटर्न में हम आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे कि कहाँ पे किस बॉक्स में ये दिखाना पड़ता है कि मैंने एडवांस रिसीव किया है। और एक और बात
कि जब भी आप किसी से एडवांस रिसीव करते हो तो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता है। जब आप फाइनल इनवॉइस बना लेते हो तो वहाँ तब वो जीएसटी एडजस्ट हो जाता है। वो भी हम डिटेल में आगे सीखेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि रिसीव वाउचर क्या होता है। रिसीव वाउचर होता है जब भी आप क्या करोगे, किसी से एडवांस ले लोगे, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने सामने वाले से एडवांस रिसीव कर लिया है, आपको क्या करना है, एक रिसीव वाउचर इशू कर देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स के समझते हैं। एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, IT कंपनी है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करती है। इन्होंने किसी रोहन से ऑर्डर लिया है वेबसाइट बनाने का, उससे 20,000 रुपये एडवांस ले लिए हैं। अब 20,000 रुपये एडवांस ले लिए हैं तो XYZ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करेगा, एक रिसीव वाउचर इशू कर देगा। कितने रुपए से करेगा, 20,000 रुपये से। ठीक है, जब सर्विस पूरी हो जाएगी तो फाइनल इनवॉइस इशू कर देगा। इस एडवांस को एडजस्ट किया जाएगा। जब फाइनल इनवॉइस बन जाएगा तो इस एडवांस को एडजस्ट करके वो फाइनल इनवॉइस इशू कर देगा। ठीक है, जीएसटी रिटर्न में हमको एडवांस पर जीएसटी देना होता है। जो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जीएसटी में क्या होता है, जब भी आप किसी से एडवांस रिसीव करते हो तो आपको क्या है, जीएसटी की पेमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए वो बाद में कैंसिल हो जाता है तो वो रिफंड भी मिल जाता है हमें। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है आपने एडवांस रिसीव किया है तो आप क्या करोगे, हमें जीएसटी की पेमेंट करोगे। ठीक है, और जो सामने वाले से अमाउंट आपको मिला है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लोगे। इंक्लूसिव मतलब उसमें जीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ है, यह मान के आप हमें जीएसटी की पेमेंट करनी ही करनी है आपको। ठीक है, और फाइनल इनवॉइस जब इशू होगा उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। जीएसटी रिटर्न्स सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम जो ये सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे सबका रिजल्ट है वो। ठीक है, अगर देखिए मैं सीधा रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा ना, रिटर्न समझाने लगूंगा तो आपको ना समझ में ही नहीं आएगी रिटर्न के है क्या। अब आपको जब मैं रिटर्न पे पहुंचाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, रिकॉल होगा सब कुछ कि अच्छा सर ने इसलिए बोला था, ये एडवांस के लिए इशू करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट होती है। तो आपको सब कुछ आगे जब रिटर्न्स करेंगे तो प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझ में आने वाला है कि क्यों हम इसको फाइल करते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। सिंपल सी बात है, जब एक एक बॉक्स आपको पता होगा कि क्यों फाइल किए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपको अच्छी तरीके से वो आ जाएगा। यही सेम जीएसटी रिटर्न जीएसटी R1 में इसको रिपोर्ट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये आपको वही कंटेंट आपका जो ये रिसीप्ट वाउचर है किस तरीके का दिखना चाहिए, ये कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। इसको देखो एडवांस रिसीव वाउचर भी कहते हैं। ठीक है, रिसीव वाउचर हो गया, इसके मेंशन होना चाहिए रिसीव वाउचर है, इसकी डेट होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, सप्लायर की डिटेल होनी चाहिए, रिसिपिएंट की डिटेल होनी चाहिए, एडवांस पेमेंट आपने रिसीव करी है उसकी कैसे करी है, कैश में, बैंक से, यूपीआई से, उसकी डिटेल होनी चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होनी चाहिए, HSN कोड SSC कोड होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए। सारी डिटेल आपके एक एडवांस रिसीप्ट में होनी चाहिए। अब एक बार रिकॉल करना है या आगे बढ़ना है, तो हम एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या करा था हमने, टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है, सप्लायर इशू करता है। ठीक है, कब करता है, गुड्स और सर्विस की सप्लाई करने पे आपको क्या है, टैक्स इनवॉइस इशू करता है। सेकंड हमने पढ़ा था बिल ऑफ सप्लाई, रजिस्टर्ड पर्सन ही करता है। कब करता है, जब वो क्या कहते हो, पहली बात तो उस पर टैक्स नहीं लगाता। कब करता है, गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर रहा होता है तब करता है। एग्जाम्प्ट गुड्स होते हैं तब करता है, मतलब उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करता। कंपोजिशन स्कीम में होता है तब करता है, या फिर ऐसे ही एक्सपोर्ट कर रहा है जहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई है तब वो बिल ऑफ सप्लाई चार्ज करता है। ठीक है, मतलब इशू करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिलीवरी चालान क्या होता है। डिलीवरी चालान होता है जब हम माल की मूवमेंट कर रहे हैं तो हम डिलीवरी चालान बनाते हैं। सिर्फ गुड्स के केस में डिलीवरी चालान बनता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में करा, या फिर जॉब वर्क के लिए हम सामान को सेल नहीं, हम जॉब वर्क के लिए सामान को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेबिट नोट किसे कहते हैं। डेबिट नोट का मतलब होता है जब भी कोई सप्लायर को अपने बायर से पेमेंट और लेनी है, जब उसने जो ओरिजिनल इनवॉइस बनाया था उसमें उसने कम चार्ज कर लिया था, तो वो क्या करता है, एक
क्या करता है, डेबिट नोट इशू कर देता है। इसी तरीके से क्रेडिट नोट कब इशू करता है सप्लायर, जब उसको जो उसके बायर को पैसा देना होता है तब वो क्या करता है, एक क्रेडिट नोट इशू कर देता है डिफरेंस अमाउंट का। इसी तरीके से हमने रिसीव वाउचर पढ़ा। रिसीव वाउचर का मतलब होता है जब हम किसी से एडवांस कलेक्ट कर लेते हैं, जब हमने कोई ना सेल करी है, मतलब मैंने कोई सामान नहीं बेचा, अभी तक सर्विस नहीं सेल करी, मैंने एक एडवांस रिसीव कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, एक रिसीव वाउचर एज अ एविडेंस सामने वाले को इशू कर दूंगा। और इसमें जीएसटी हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है, बाद में इसको एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफंड वाउचर। ठीक है, रिफंड वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर इशू करता है जब उसे माल एडवांस पेमेंट को रिटर्न करना होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, रिसीव वाउचर क्या होता है, जब मैंने पैसा ले लिया। रिफंड वाउचर क्या हो गया, जब मैंने भाई पैसा दे दिया वापसी। सामने वाले ने क्या करा, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। पहले ये एग्जाम्पल है, ये जो आईटी डेवलपर, ये जो कंपनी थी ना, इन्होंने रोहन का काम लिया था, 20,000 रुपये एडवांस में लिए थे। अब रोहन ने क्या करा, भाई मेरे को ना काम नहीं कराना आपसे, मेरे पैसे वापसी दो। ठीक है, तो अब रोहन को क्या करा, 20,000 रुपये का रिफंड करना पड़ा XYZ लिमिटेड को, और इसने क्या करा, एक रिफंड वाउचर इशू कर दिया। इसको जीएसटी रिवर्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको वहीं पे सिखाऊंगा जब जीएसटी रिटर्न फाइल कराऊंगा। जीएसटी में इसको रिटर्न, जब जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें उसको रिफंड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा हमें। और इसको इसके बाद अब कोई फाइनल इनवॉइस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई होगी नहीं। जब सप्लाई नहीं होगी तो फाइनल इनवॉइस नहीं बनेगा। अब आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, रिफंड वाउचर तब बनता है जब आप किसी एडवांस को लेते हो एंड देन वो ऑर्डर कैंसिल हो गया या फिर एक्चुअल सप्लाई नहीं हुई, तो आपने क्या करा, पैसा वापसी कर दिया। जब पैसा वापसी होगा तो क्या बनेगा, रिफंड वाउचर बनेगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। यह कंफर्म करता है कि सप्लायर ने पहले से लिए गए एडवांस को रिफंड कर दिया गया है क्योंकि गुड्स या सर्विस की सप्लाई नहीं हुई है, ऑर्डर कैंसिल हो गया है। रिफंड लेने पर सप्लायर को रिफंड वाउचर इशू करना अनिवार्य होता है। यह जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट किया जाता है। फाइनल इनवॉइस नहीं बनेगा क्योंकि सप्लाई हुई ही नहीं है। ठीक है, अब इसको इस तरीके का ये इसका फॉर्मेट होता है। यह आपके सामने रिफंड वाउचर हो गया। इसको अच्छी तरीके से डिटेल में आप देख लेना। ये सारी की सारी, जैसे कि रिफंड वाउचर लिखा होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, इसके ऊपर नंबर होना चाहिए, इसके ऊपर सप्लायर की डिटेल होनी चाहिए, रिसिपिएंट की डिटेल होनी चाहिए, एडवांस पेमेंट डिटेल होनी चाहिए कि आपने एडवांस पेमेंट ली थी, फिर डिस्क्रिप्शन होने चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट होना चाहिए, HSN होनी चाहिए, SSC होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए भाई कैंसिल क्यों हुआ है, इसका रीज़न आप लिख दोगे यहाँ पे, और सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पर्सन ये होना चाहिए। इसी को कहते हैं रिफंड वाउचर। ठीक है, समझ में आ गया। रिसीव वाउचर क्या होता है, जब आप पैसा एडवांस में ले लेते हो। रिफंड वाउचर क्या होता है, जब आप सामने वाले को पैसा दे देते हो। बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों बहुत ज़्यादा। जब हम रिटर्न्स फाइल करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार ये क्यों कह रहा था कि ये सारे वाउचर्स या फिर जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ ये समझने क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि इन सब की चर्चा वहाँ पे होने वाली है। जब आप रिटर्न का फॉर्म खोलोगे ना, आपको बहुत बड़ा दिखता है, कुछ बड़ा नहीं है वो। जब आप इसको सबको को पढ़ लोगे ना, तो वो आपको बहुत छोटा सा लगने लगेगा। आप कहोगे ये तो यार ये था ही क्या, ये तो हमें सब आता है, बस अब एक फॉर्म भरना है, सिंपल फॉर्म भरना है, पता तो सब कुछ है। लेकिन जब ये नहीं आएगा ना, तो वो फॉर्म बहुत टफ लगने लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये चीज़ें समझ लो, बाद में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पेमेंट वाउचर। ये कब इशू करते हैं ये डिटेल में सीखते हैं। जब कोई रजिस्टर्ड बायर, ठीक है, यहाँ पे बायर रजिस्टर्ड है, मैं दीपक हूँ, सामने रोहन है, ये बायर है समझ लो। ठीक है, ये जीएसटी के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, और मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, मैंने इसको गुड्स सेल किया या फिर मैंने सर्विस दी सामने वाले को, तो मैं जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन ये गुड्स और सर्विस इस तरीके की हैं जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है। आरसीएम मतलब जिस पे क्या होता है कि जो बायर होता है ना, वो क्या करता है, टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। मतलब
वो सामने सेलर नहीं लगाएगा, मैं नहीं लगाऊंगा। ये क्या करेगा, रोहन खुद ही एक बिल क्रिएट करेगा, उस पर आपको इनवॉइस टैक्स चार्ज करेगा एंड देन गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, ये केसेस क्या होते हैं, ये आरसीएम के केसेस होते हैं। ये जब हम आरसीएम को सीखेंगे डिटेल में, आरसीएम, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहाँ पे क्या होता है, बायर क्या करता है, जीएसटी पे करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को। अभी तक क्या होता था, अभी तक होता था सेलर करता था। अभी तक हम जो फॉरवर्ड चार्ज, उसको फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। मतलब अभी तक जो चल रहा था नॉर्मल, क्या हमें पता था कि जीएसटी कौन पे करता है, जीएसटी क्या है, बायर से कलेक्ट की जाती है सप्लायर द्वारा, और वो क्या करता है, पे कर देता है सप्लायर गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, बायर खुद क्या करता है, जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को। वो कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस तरीके की बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज हैं जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है, वो हम डिटेल में सीखेंगे। अभी आपको ये चीज़ें समझनी है कि पेमेंट वाउचर जो होता है वो आरसीएम के केस में इशू होता है। मतलब अगर कोई भी रजिस्टर्ड बायर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदता है और वह ट्रांजैक्शन जीएसटी के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आता है, तो बायर को खुद जीएसटी पे करना पड़ता है और उसके लिए वो पेमेंट वाउचर इशू करता है। ठीक है, यहाँ पे कौन इशू करता है पेमेंट वाउचर, बायर करता है। अभी तक बड़े हम सप्लायर 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 कर रहे थे, यहाँ तो बायर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा सर, क्या हर सर्विसेज में, हर गुड्स में यही काम होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अगर दीपक कभी रजिस्टर्ड ही नहीं है और मैं कुछ भी सामान सामने वाले को सेल कर रहा हूँ और वो रजिस्टर्ड है तो वो हमेशा मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स पड़ेगा? नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स और सर्विसेज बताई हैं जहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जहाँ पे क्या होता है, बायर को क्या करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है, सेलर को जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, मतलब सेलर जो है वो बायर से कलेक्ट नहीं करता, बायर खुद ही पे कर देता है। उसको कहते हैं आरसीएम। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, आरसीएम क्या होता है, किन किन कंडीशंस में आरसीएम लगता है और कैसे कैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, सब कुछ पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। अभी आपको पढ़ना है जो पेमेंट वाउचर है ना, वो बायर इशू करेगा आरसीएम के केस में। ठीक है, बायर को ही जीएसटी डिपॉजिट करना होता है, सप्लायर को पेमेंट करते समय पेमेंट वाउचर जारी करना होता है। सप्लायर जीएसटी इनवॉइस नहीं बना सकता, क्योंकि जीएसटी इनवॉइस क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं है। इसलिए बायर क्या करता है, सेल्फ इनवॉइस और पेमेंट वाउचर बनाता है, खुद बनाता है और क्या करता है, गवर्नमेंट को जीएसटी की पेमेंट कर देता है जब बायर खुद को जीएसटी भरना होता है आरसीएम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिवर्स चार्ज में जो सर्विसेज हैं उसके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे जीटीए सर्विस हो गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, एडवोकेट फीस हो गई, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई। इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन होती है वो आरसीएम में कवर होती हैं। वहाँ पे क्या करता है, जो बायर होता है जो इसको यूज़ कर रहा है वो क्या करता है, वही खुद क्या करता है, जीएसटी पे करता है। जब जीएसटी वो पे करता है देन वो पेमेंट वाउचर्स और या फिर सामने वाली बायर की पेमेंट कर रहा होता है तो वो क्या करता है, पेमेंट वाउचर को क्रिएट करता है बायर। ठीक है, समझ में आया पेमेंट वाउचर क्या होता है? थोड़ा टफ लग रहा होगा आपके लिए, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, थोड़ा पेमेंट वाउचर ने हिला दिया होगा आपको कि पेमेंट वाउचर तो बिल्कुल ये लग हुआ। अभी तक तो हमने आरसीएम भी नहीं पढ़ा था क्या होता है। मैंने कहा ना, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाओ, हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाओ। जब वो पर्टिकुलर टॉपिक आएगा ना तो क्या होगा, वो और अच्छा हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इसको इंटरलिंक किया गया है, ये इस तरीके से पढ़ाया गया था, इसका ये मतलब था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, आगे इंटरलिंक करूँगा सबको। ठीक है, तो आरसीएम के अंदर आप ये चीज़ समझ लो, इस पेमेंट वाउचर को कौन इशू करेगा, बायर इशू करता है। कब करता है, जब वो आरसीएम की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं जहाँ पे बायर रिस्पॉन्सिबल है जीएसटी की पेमेंट करने के लिए, तो वही क्या करता है, पेमेंट वाउचर इशू करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। XYZ लिमिटेड है, इन्होंने एक लॉयर की सर्विस ली 50,000 रुपये की, तो लेकिन लॉयर क्या था, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, तो लीगल सर्विस पर जीएसटी, जो ये लीगल सर्विस है इस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, XYZ लिमिटेड खुद जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। XYZ लिमिटेड क्या करेगा, उसे पेमेंट वाउचर जारी करना होगा। वाउचर में यह होगा 50,000 रुपये का
अमाउंट है, 18% GST है 9,000 रुपये, जो बायर खुद सरकार को भरेगा। ये इस तरीके से वो मेंशन करेगा, कौन करेगा, XYZ, और टोटल पेमेंट टू सप्लायर 50,000 रुपये वो दे देगा। ठीक है, पेमेंट वाउचर समझ में आ गया। इस तरीके का कंटेंट होता है पेमेंट वाउचर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पेमेंट वाउचर का फॉर्मेट है। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता रखी थी कि मेंशन पेमेंट वाउचर होना चाहिए, पेमेंट वाउचर की डेट होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, सप्लायर की डिटेल, रिसिपिएंट की डिटेल, पेमेंट की डिटेल, टैक्सेबल वैल्यू, डिस्क्रिप्शन, HSN, SSC, सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज पर्सन, ये सारी डिटेल्स क्या होनी चाहिए आपके इस पेमेंट वाउचर पे होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले इसमें एक डिटेल और होनी चाहिए RCM की, कि मैंने ये जो पेमेंट की है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में की है, ये भी इसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। देखो, आप जब जॉब कर रहे होते हो ना, या फिर आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस भी कर रहे होते हो, तो ना आपसे क्या होता है कि ना आपका जो ओनर है वो बोल देते हैं कि ना परफॉर्मा इनवॉइस बना दो। ठीक है, अब आपने सोचा है टैक्स इनवॉइस भी आता है, बिल ऑफ सप्लाई भी आता है, सारे इनवॉइस आते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बता दूं, मैं GST के अंदर इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, मतलब GST का कोई ये प्रूफ या GST के लिए या अकाउंटिंग के लिए भी कोई ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये सिर्फ ना एक कोटेशन है। मेरे से आपने एक कोटेशन मांगी कि सर आप ये बताइए ये माल कितने का मुझे सेल करोगे, इसकी टोटल डिस्क्रिप्शन दे दो मुझे। आप मुझे 500 का करोगे, इसका रेट पर यूनिट रेट क्या होगा, इसका इस पे GST एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, क्या रेट होगा, क्या HSN होगा, मैं क्या करता हूँ पूरी कोटेशन बना के वो आपको दे देता हूँ। उसका कोई GST में यूज़ है ही नहीं, सिर्फ ये आपकी जानकारी के लिए है परफॉर्मा इनवॉइस, कि आपको पता होना चाहिए जब आप जॉब पे काम कर रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा ये परफॉर्मा इनवॉइस बनते हैं, क्योंकि सामने वाला जो आपका बायर है ना आपसे कोटेशंस मांगता है। वो कहता है भाई इसका कोटेशन दो, इतना माल कितने में भेजोगे मुझे, इसकी कोटेशन दो। तो वो क्या करते हैं, बार बार आपका ये परफॉर्मा इनवॉइस बनता है, इसको कोटेशन इनवॉइस भी कहते हैं। तो यही इसमें सिंपल कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये कौन इशू करता है, सबसे पहली बात तो सेलर इशू करेगा, बायर को करेगा, क्योंकि उसको एस्टिमेटेड प्राइस चाहिए हर चीज़ का। एडवांस पेमेंट मांगने के लिए भी होता है, भाई कोटेशन भेज दी, भैया पसंद आ जाए तो पैसे दे दियो, ठीक है, फिर मैं आपको माल को डिलीवर कर दूंगा। इसी तरीके से बात होती है। फिर प्री अप्रूवल के लिए भी होता है। मान लो मैंने कहा आपको भेज दिया कोटेशन कि सर अप्रूव कर दो, अगर आपको लगता है कि माल सही है तो क्या मैं अब आपको भेज सकता हूँ, ये रेट सही है तो मैं क्या आपको भेज सकता हूँ। तो इस तरीके से ये जो परफॉर्मा इनवॉइस होता है ये सारे क्या कहते हैं प्राइसिंग के लिए, कॉस्टिंग के लिए या फिर माल की डिस्क्रिप्शन के लिए इसलिए बनवाया जाता है। कौन बनवाता है, बायर बनवाता है, सेलर से बनवाता है, और सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। मतलब आप देखोगे जब आप एज अ अकाउंटेंट काम कर रहे होगे ना कंपनी में, आप बार बार ये परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट कर रहे होगे, क्योंकि क्या होता है मेन मोटिव कंपनी का क्या है, सेल करना। सेल करने के लिए क्या होता है, सामने वाले को रेट देना होता है, तो उसके लिए क्या बनता है, परफॉर्मा इनवॉइस बनता है। जीएसटी में इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि ये इस तरीके का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये कोई अकाउंटिंग या जीएसटी के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ एक कस्टमर बनाने के लिए होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। यह फाइनल टैक्स इनवॉइस नहीं होता है, इस पर कोई टैक्स पेबल नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बायर को एस्टिमेटेड कॉस्ट, टर्म एंड कंडीशन और गुड्स और सर्विस की डिटेल देना होता है। इस पर कोई टैक्स पेबल नहीं होता। ये अकाउंटिंग में एंट्री भी नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको एक परफॉर्मा इनवॉइस दे दिया, ठीक है, आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, मेरे को अकाउंटिंग में कोई एंट्री नहीं करनी है उसकी, आपने कहा ठीक है मैं खरीद लूँगा, तो उसके लिए फाइनल इनवॉइस बन जाएगा। परफॉर्मा इनवॉइस सिर्फ एक कॉस्ट को, एस्टिमेशन को लेने के लिए होता है, ठीक है। आप ये चीज़ समझ सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपसे मार्केट में पूछी जाएंगी, तो आपको आइडिया होना चाहिए ये होता है, ठीक है। इस तरीके का इसके अंदर कंटेंट होता है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है ये डिटेल के सारी डिटेल होनी चाहिए। इसमें जीएसटी ने कुछ भी नहीं बोला है, मैंने आपको बोला है जीएसटी के लिए है भी नहीं, ठीक है, कोई ये एविडेंस डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइस की। एक्सपोर्ट इनवॉइस क्या होता है, यह वह डॉक्यूमेंट्स होता है जब आप अपने सामान को, गुड्स को क्या कर रहे हो,
बाहर आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर आप सेल कर रहे हो तो क्या बनता है, एक्सपोर्ट इनवॉइस बनता है। जब आप गुड्स को, सर्विस को आउटसाइड इंडिया में सेल किया जाता है तो क्या बनता है, ये एक्सपोर्ट इनवॉइस बनता है। कौन बनाता है, एक्सपोर्टर बनाता है, मतलब सेलर, सेलर को एक्सपोर्टर कहा जाता है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, एक्सपोर्टर बनाता है। यह एक लीगल प्रूफ होता है कि एक्सपोर्ट हुआ है। इसमें जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और फॉरेन एक्सचेंज की डिटेल दी जाती है। एक्सपोर्ट इनवॉइस टैक्स इनवॉइस से अलग होता है क्योंकि इसमें आईजीएसटी और एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो होती है, मैं हम आगे सीखेंगे क्या होता है, इसका जिक्र किया जाता है। आईजीएसटी तभी लगेगा जब एलयूटी बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखो मैं आपको बताऊं, ये आप अभी सिर्फ इतना ही समझो कि एक एक्सपोर्ट के लिए एक इनवॉइस बनता है जिसको एक्सपोर्ट इनवॉइस कहते हैं। उसके अंदर एक सम कंटेंट्स होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एलयूटी क्या होता है, ये हम आगे डिटेल में सीखेंगे जब हम एक्सपोर्ट के बारे में सीखेंगे कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़ीरो रेटेड कब है होती है, कब हम उस पर टैक्स लगाना है या हमें उस पर कौन कौन से टैक्स लगाने हैं, ये सारी बातें हम आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि जब हम माल को भेज रहे हैं तो हमें एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाना है, ठीक है। तो आप अभी ये समझो, ये एलयूटी क्या होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे एलयूटी क्या होता है, कब बनाया जाता है, कब हम टैक्स लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे, कब वो जीरो रेटेड बनेगा, ठीक है। जीएसटी के तहत या जीरो रेटेड सप्लाई के अंतर्गत बनाया जाता है। इसमें ये लिखा होता है एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी या एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लिखा जाता है, ठीक है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे एक्सपोर्ट इनवॉइस का मतलब होता है जब भी आप गुड्स को या सर्विस को आउटसाइड इंडिया सप्लाई करोगे तो आप एक एक्सपोर्ट इनवॉइस क्रिएट करोगे। इसके अंदर इस तरीके के कंटेंट होने चाहिए आपके एक्सपोर्ट इनवॉइस में। मतलब क्या क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट इनवॉइस लिखा होना चाहिए, एक्सपोर्ट इनवॉइस की डेट होनी चाहिए, इनवॉइस का नंबर होना चाहिए, आपके एक्सपोर्टर की डिटेल होनी चाहिए, बायर की डिटेल होनी चाहिए, मतलब कंट्री, किस कंट्री में सेंड कर रहे हो सामान वो होना चाहिए, फॉरेन करेंसी क्या आने वाली है वो होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, एचएसएन कोड्स, शिपिंग बिल नंबर, डेट होनी चाहिए, पोर्ट का, लोडिंग एंड डेस्टिनेशन कंट्री होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ पेमेंट होनी चाहिए, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन, ये सारी डिटेल आपके इसके अंदर होनी चाहिए। और ये क्या होता है, एलयूटी क्या होता है, ये फॉरेन करेंसी कब आनी चाहिए, एलयूटी क्या होता है, या फिर जीरो रेटेड कब लगता है, ये जब हम एक्सपोर्ट का पूरा प्रॉपर तरीके से समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बस आपको ये बात याद रखनी है, एक इनवॉइस होता है जो जिसको जब हम बाहर सेल करते हैं तो एक एक्सपोर्ट इनवॉइस क्रिएट होता है, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट सीखते हैं हम जीएसटी चालान क्या होता है। देखिए जीएसटी चालान एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसका यूज़ टैक्स पेमेंट के लिए किया जाता है। यह जीएसटी पोर्टल पे जनरेट किया जाता है और इससे सरकार को टैक्स जमा किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जीएसटी के तहत टैक्स जमा करता है तो उसे एक चालान जनरेट करना होता है जिसे जीएसटी चालान कहते हैं। जीएसटी चालान का इस्तेमाल सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और अन्य टैक्स मतलब जैसे पेनल्टी होती है, इंटरेस्ट होता है, उनके लिए भी किया जाता है। यह चालान ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर जनरेट होता है और इसका एक यूनिक नंबर होता है, सीपीआईएन नंबर, चालान पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो इसको कहते हैं आपका जीएसटी चालान नंबर। जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब हमें क्या करना होता है, जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब हम इसको सीखेंगे कि कैसे इसको जनरेट करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि हमें जो टैक्स की पेमेंट करनी होती है गवर्नमेंट को उतनी करनी होती है जितने हमें इनपुट में से उसका क्रेडिट मिल जाता है, बाकी बैलेंस हमें पे करना होता है। तो हम इस चालान के थ्रू गवर्नमेंट को अपना ये जो टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, उसकी पेमेंट करते हैं। इसी के साथ साथ जब आप लेट फीस कर देते हो या फिर आपके पेनल्टी लग जाती है या आपको कोई माल सीज हो गया है, उस तरीके की चीज़ें भी इस चालान के थ्रू पेमेंट होती है। और हम आगे सीखेंगे जब हम क्या कहते हैं अपना रिटर्न फाइल करेंगे कि इसको कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। अब आप सिंपल सा समझो जीएसटी चालान क्या होता है। यहाँ पे हम जो भी टैक्स की पेमेंट करनी है वो इसी के थ्रू करते हैं, जीएसटी चालान के थ्रू। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है जो जीएसटी पोर्टल से जनरेट होता है, ठीक है। और इसका एक यूनिक सीपीआई नंबर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी इस तरीके की इसकी डिटेल्स होती हैं इसके अंदर। चालान नंबर होता है इसके अंदर, पेयर का नाम होता है, टैक्स टाइप्स होते हैं, जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी है, सेस है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है, अमाउंट पेबल है, पेमेंट मोड होता है कि किस मोड से आप पेमेंट कर रहे हो, ये सब कुछ इस चालान के अंदर मेंशन होता है। इसी तरीके से चालान जनरेशन डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है और बैंक डिटेल भी यहाँ पे
लिखी होती है। आपके सामने ये फॉर्मेट दिख रहा है, आप इसको अच्छी तरीके से देखो। इसी तरीके से फॉर्मेट जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैश मेमो, सेल्स इनवॉइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी तक हम सारी चीज़ें पढ़ रहे थे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कहीं ना कहीं वो इशू कर रहा था। ठीक है, अब क्या है, जब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है लेकिन वो सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सर्विस बेच रहा है, तो वो क्या इशू करेगा? वो कैश मेमो इशू करेगा या सेल इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, तो कैश मेमो, सेल इनवॉइस एक सेल डॉक्यूमेंट है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, बायर को देता है जब वो गुड्स और सर्विस को सेल करता है। अब आप समझ गए, जब मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैं क्या करता हूँ, आपको माल सेल करूंगा, चाहे आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उससे कोई लेना देनी। मैं आपको सेल करूंगा तो मैं एक कैश मेमो इशू कर दूंगा या फिर मैं सेल्स इनवॉइस इशू कर दूंगा, जो एक प्रूफ होगा, एक सबूत होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि मैंने आपको माल बेचा है, आपके लिए कि आपने माल खरीदा है। और उससे क्या होगा, आप मेरे से गारंटी वारंटी या कोई एक्सचेंज, कोई रिटर्न, कोई टूट फूट उस एविडेंस के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, तो इसलिए तो एविडेंस दिए जाते हैं ना, इसलिए ये सेल इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, ताकि भाई कोई चीज़ों पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है वो मैं पूरी करवा सकूं। ठीक है, इसमें केवल गुड्स या सर्विस का डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, कस्टमर डिटेल होती है, लेकिन जीएसटी चार्ज नहीं होता। ये तो सिंपल सी बात है, रजिस्टर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, जीएसटी आप चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि सेलर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता। यह कस्टमर के लिए एक सिर्फ लीगल प्रूफ ऑफ परचेज होता है। यह रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी क्लेम करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको सेल किया, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैं कैश मेमो और सेल इनवॉइस इशू कर दूंगा जिसमें जीएसटी की कोई भी डिटेल मैं नहीं डालूंगा। और इसमें जो ये सारी कंटेंट है ना, ये हो या ना हो, जीएसटी डिपार्टमेंट ने नहीं बोले हैं। ठीक है, आपके हिसाब से जितने आपको लगता है आप इसमें कंटेंट रख सकते हो, लेकिन ये जो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छा लगता है, जैसे कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सेलर का एड्रेस, बायर का एड्रेस, नाम, पता सब कुछ होना चाहिए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्राइस क्या है, पेमेंट मोड क्या है, सिग्नेचर क्या है, स्टैम्प वगैरह, ये सारा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप रिटर्न्स फाइल करोगे, जब आपकी ऑडिट्स होंगी, तो आपको ये होना चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको एक इनवॉइस में देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ई वे बिल। इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ई वे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल? ये एक डॉक्यूमेंट्स है, यह एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। मतलब सर देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये जनरेट होता है गवर्नमेंट के ई पोर्टल से। ठीक है, ये एक एविडेंस है कि गुड्स का मूवमेंट हुआ है, मतलब गुड्स मूव हुआ है, मतलब इशू किया जाता है जब गुड्स मूव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि मैंने माल सेल किया, ठीक है, मैं मिस्टर ए हूँ, मैंने क्या करा, माल अपना सेल किया मिस्टर बी को। ठीक है, गुड्स सेल किए। सर्विस के केस में ये नहीं बनता, ये याद रखना, सर्विस के केस में ये नहीं बनता। इस केस में क्या होगा, मैंने गुड्स मिस्टर बी को सेल किए, तो मैं एक तो ई वे बिल बनाऊंगा, ठीक है, और दूसरा क्या डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा, टैक्स इनवॉइस जो हमने आगे चर्चा की थी, या फिर बिल ऑफ सप्लाई, या फिर और क्या बनता है, डिलीवरी नोट। ठीक है, मतलब और भी केसेस हैं, मतलब ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का काम करता है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ये अटैच होता है। जब आप मूवमेंट ऑफ गुड्स करते हो, जब आप गुड्स का मूवमेंट करते हो, तो आपको ये ट्रांसपोर्टर को देना होता है। मतलब जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, यहाँ से वहाँ ले जा रहे हो, तो आपके पास एक ई वे बिल होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया ताकि ना टैक्स की चोरी रोकी जा सके। कई लोग क्या करते थे कि सेल के बिल काट देते थे पर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होती थी, मतलब गुड्स की मूवमेंट नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पोर्टल क्रिएट किया है जहाँ पे एक ई वे बिल का कंसेप्ट लाए, वहाँ पे उसको जनरेट करना होता है। इसमें ना सारी कंडीशंस है कि कब ई वे बिल जनरेट करना होता है, क्या टाइम लिमिट होती है, कौन इशू करेगा। तो ये एक डिटेल टॉपिक है जिसको मैंने ना आगे जब मैं ई वे बिल समझाऊंगा ना, तो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा सारी चीज़ें कि ई वे बिल में कैसे हम इशू करेंगे, हम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कब इशू करेंगे और कितने टाइम पीरियड के लिए ये होता है, कौन इसको इशू करता है, पार्ट ए क्या होता है, पार्ट बी क्या होता है, डिटेल्स क्या क्या जाती हैं। ये सारी बातें हम ई वे बिल जब हम समझेंगे डिटेल में तब करेंगे। बस अभी आपको मोटा मोटा समझना है
कि ई वे बिल किस लिए बनाया जाता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू तो हम क्या करते हैं, ई वे बिल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशन है जो हम ई वे बिल के चैप्टर में आराम से समझेंगे, ठीक है। इस तरीके का ये ई वे बिल दिखता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इसके क्या कहते हैं कंटेंट होते हैं, जैसे कि सप्लायर की डिटेल, रीजंस होता है, सेलर की डिटेल होती है, जीएसटी नंबर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम डिटेल में कब सीखेंगे, जब हम ई वे बिल का चैप्टर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई इनवॉइसिंग, ठीक है। ई इनवॉइसिंग क्या होता है, अब पहले ना ई इनवॉइसिंग क्या होता है इसको छोड़ते, क्यों लाया गया ये मैं बताता हूँ। देखिए इसको ना टैक्स की जो चोरी होती है ना, जीएसटी के आपने बहुत सारे केसेस देखते होंगे टीवी पे, इतने करोड़ का जीएसटी चोरी हो गया, तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया, ई इनवॉइसिंग लाया गया। मतलब यह इनवॉइस सेम है, जैसे मैंने गुड्स सप्लाई की, मैंने गुड्स सेल की, या मैंने सर्विस सेल करी, तो क्या होता है, ई इनवॉइसिंग बन जाता है, ठीक है। मतलब जैसे टैक्स इनवॉइस बनता था, यहाँ पे ई इनवॉइसिंग बनता है, पर ये क्या है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे बनता है, मतलब गवर्नमेंट की डायरेक्ट नज़र है इसके ऊपर। अभी तक क्या करते थे लोग, जब टैली वगैरह में बनाते तो उसको एडिट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जब वो एडिट करेगा, ऐसा नहीं वो एडिट नहीं हो सकता, एडिट हो सकता है, लेकिन जब वो एडिट करेगा तो पता होगा गवर्नमेंट को कि इस बिल में एडिटिंग हुई है, ठीक है, मतलब चेंज हुआ है, गलत हुआ था, करेक्ट हुआ था, जो भी चीज़ हुई थी वो पता चल जाती है। तो ई इनवॉइसिंग का मकसद सिंपल सा है, ये लुक लाइक टैक्स इनवॉइसिंग की तरह होता है। इशू भी तभी होता है जब आप गुड्स का या सप्लाई को सेल करते हो, तो आपको ई इनवॉइसिंग इशू करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कई केसेस हैं, क्या सबको ई इनवॉइसिंग इशू करना, नहीं, यहाँ पे लिमिट लगाई गई है, जैसे कि 5 करोड़ का टर्नओवर की लिमिट है, और भी बहुत सारी लिमिट्स हैं जो हम ई इनवॉइसिंग के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ई वे बिल भी और ई इनवॉइसिंग भी, जो रेगुलर बेसिस पे बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होता है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ई इनवॉइसिंग कब इशू करते हैं, ई इनवॉइसिंग कैसे इशू करते हैं, इसी तरीके से हम ई वे बिल भी पढ़ेंगे। अभी आपको मोटा मोटा समझना है कि ई वे बिल होता क्या है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, मतलब एक डिजिटल सिस्टम है ये, ठीक है। इशूड बाय सप्लायर, जब गुड्स का और सर्विस को वो सेल करेगा, बिजनेस को अपनी इनवॉइस को एक सरकारी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, वहीं से ये इशू किया जाता है। ई इनवॉइसिंग से क्या होता है, टैक्स की चोरी रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। ई इनवॉइसिंग ट्रैकिंग आसान हो जाती है। ई इनवॉइसिंग जब होता है, ई इनवॉइसिंग करते हैं तो ट्रैकिंग, मतलब गवर्नमेंट आसानी से ट्रैक कर सकती है कि ई इनवॉइसिंग में कब चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, सारी चीज़ें ई इनवॉइसिंग के थ्रू पता चल सकती है। ये भी पता चल सकता है, कई लोग क्या करते थे कि अपनी सेल छुपाते थे, लेकिन जब ई इनवॉइसिंग आ गया तो सेल नहीं छुपा सकते। इसी तरीके से जीएसटी रिटर्न जब फाइल करोगे वो ऑटोमेटिक फाइल हो भी जाती है, मतलब 1 क्लिक प्रोसेस हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, पोर्टल, वो भी एक पोर्टल पे है, आपके इनवॉइसेस, आपका जीएसटी भी एक पोर्टल है, वहाँ पे एक 1 क्लिक सारी की सारी आपकी 1 क्लिक करोगे, सारी की सारी सेल्स जो होती है वहाँ पे चढ़ जाती है, तो आपको बार बार मैनुअली फाइल नहीं करनी पड़ती। तो ई इनवॉइसिंग का मतलब उसको हम डिटेल में आगे सीखने वाले हैं, बस अभी समझ लो। ई इनवॉइसिंग लुक लाइक का टैक्स इनवॉइस की तरह होता है, जहाँ पे हम, मतलब जहाँ पे एक कंडीशन दे रखे 5 करोड़ लाइक टर्नओवर है, उससे एक्सीड किसी का टर्नओवर होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ई इनवॉइसिंग क्रिएट करनी पड़ती है, मतलब उसके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपने हर बिल को फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, ई इनवॉइसिंग बनाना होता है। इस तरीके का ये ई इनवॉइस दिखता है, देखिए इस तरीके का कंटेंट होना चाहिए। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, डॉक्यूमेंट टाइप, IRN नंबर। जब आप ई इनवॉइसिंग में रजिस्ट्रेशन करोगे तो IRN नंबर आप इशू हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरीके का देखो स्कैनर्स भी आ जाता है इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर की डिटेल, क्या कहते हैं, उसका लीगल नेम, उसका एड्रेस, उसका POS, उसकी अगर बायर की डिटेल, लीगल नेम, उसकी रिसिपिएंट की डिटेल, HSN कोड, आइटम, क्वांटिटी, यूनिट, मतलब जो भी डिटेल आपके ना टैक्स इनवॉइस में होती थी वो सारी डिटेल इसमें है। प्लस में क्या है, इसके अंदर IRP द्वारा जनरेट किया गया QR कोड, इसमें इनवॉइस की सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। उसको स्कैन करोगे तो सारी जो जानकारी है वो भी आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आप ये सिंपल सा समझो कि ई इनवॉइसिंग एक डॉक्यूमेंट्स है
जो कब इशू होता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पर ई इनवॉइसिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे आप जब सेल और सप्लाई करोगे गुड्स की या सर्विसेज की तो आपको इशू करना पड़ेगा। वो इस तरीके का दिखता है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि ई इनवॉइसिंग किस तरीके का दिखता है। जब आपके सामने आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये ई इनवॉइसिंग है, मतलब जो ये कंपनी है इसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। ठीक है, और इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और मैं इसके ऊपर कुछ आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, वो आपको मेरे को करना है, कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस निकालूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, वो आपको करके देने हैं मुझे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।